हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं भरत कुमार और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। हम देख रहे हैं ये सेकेंड ईयर के लिए आप ध्यान रखेंगे और ये सेकंड पेपर से संबंधित बहुत ही खास टॉपिक है। जैसा कि आपको पता होगा, नेहरू जी के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे नेहरू जी का जीवन परिचय। क्या जानेंगे? जीवन परिचय। थोड़ा सा जीवन परिचय जानने के बाद हम इनके कुछ महत्वपूर्ण जो विचार हैं राजनीति संबंधित हुए या समाजवाद से संबंधित वो जानेंगे। तो चलते हैं हम अपने इस बोर्ड पे और देखते हैं कि जो मैंने नोट किया है वो कितना इम्पोर्टेंट है और आप उसमें से कितना अपनी कॉपी में लिख पाते हैं। ज़्यादा कहते हैं ना कि लॉन्ग में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में ही हम का जीवन परिचय जानेंगे, क्योंकि जीवन परिचय से संबंधित इतने इंपॉर्टेंट सवाल नहीं आते जितने अपने एग्जाम में उनके विचारात्मक पहलुओं से जुड़े सवाल आते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको बता दें कि इनका जो जन्म है वो हुआ था 14 नवंबर 1889 को, यानी ये 14 नवंबर बहुत ही फेमस हो गया है। 14 नवंबर को ही बाल दिवस भी मनाया जाता है इन्हीं के जन्म दिवस के ऊपर पे। क्यों? क्योंकि इनको बच्चों से काफ़ी लगाव था। ओके, तो हुआ था इलाहाबाद में। इनके फादर का नाम था मोतीलाल नेहरू और माता का नाम था श्रीमती स्वरूपदेव रानी। यहाँ पे ध्यान रखना, स्वरूप रानी नेहरू। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि ये कश्मीरी पंडिती परिवार से थे। कश्मीर पंडित जो, जैसे इसको आपको पता होगा, कश्मीर फाइल को लेकर एक अभी काफ़ी ट्रेंड चल रहा है कि मूवी को, तो हाँ बिल्कुल वहीं से रिलेटिव यानी संबंध रखते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और काफ़ी कहते हैं कि अच्छे परिवार से बिलोंग रखते थे ये। इनका सभ्य परिवार था तो इसलिए इनका एजुकेशन भी काफ़ी अच्छा हुआ। तो इनकी स्कूली जो शिक्षा है वो हैरो से हुई और कॉलेज ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से। तो इनका पढ़ाई है काफ़ी व्यवस्थित अच्छे तरह से हुई है। और उन्होंने जो लॉ की वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, कहाँ से की? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से की। ओके, नेक्स्ट बात करें इनका राजनीति में के अंतर्गत, तो ये भारत की राजनीति यानी कांग्रेस से जुड़े थे 1912 में। कब जुड़े थे? 1912 में जुड़े थे। और 1920 यानी 1920 में प्रतापगढ़ के पहले किसान मोर्चे का सफल नेतृत्व किया था। यानी ये पहला एक ऐसा संगठन, किसान नेतृत्व संगठन था जिनका इन्होंने सफलतापूर्वक मोर्चा संभाला था। नेक्स्ट हम बात करें कि 1935 यानी 1935 अल्मोड़ा जेल में जब ये थे, उस दौरान उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। और ये पूछा जाए तो ये लगभग 9 बार जेल जा चुके थे अपने आज़ादी, अपने संघर्ष, अपने प्रयासों के कारण से। ओके, तो अब हम बात करें, भारत के पहले स्वतंत्र प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जब इलेक्शन करवाया गया कि प्रथम प्रधानमंत्री किसे बनाए गए, तो इलेक्शन करवाया गया तो इनसे भी ज़्यादा मत मिले थे। वो हम बात करते हैं क्योंकि इनको प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा है वो महात्मा गांधी जी की थी। लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो इनसे भी ज़्यादा वोट 2 व्यक्तियों को मिले थे, जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। पंडित अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरा नाम है आचार्य कृपलानी। तो इन दोनों को नेहरू जी से काफ़ी ज़्यादा वोट मिले थे। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नेहरू जी ही प्रधानमंत्री बनने चाहिए, तो गांधी जी के कहने पर बाकी 2 व्यक्ति ने अपने नाम वापस ले लिए। तो इस तरह से किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ओके, नेक्स्ट बात करते तो 1955 में इस महान व्यक्ति को उनके कार्यों के परिणाम स्वरूप भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। एंड इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से, इनकी मृत्यु 17 मई 1967 को हुई थी। क्योंकि जिस तरह से इनका चाइना के प्रति जितना लगाव था ना, तो उसका परिणाम चाइना ने धोखे के रूप में 1962 में जब युद्ध के दौरान दिया तो ये काफ़ी टूट गए थे। तो इस दौरान ये धीरे धीरे अंत में काफ़ी कमज़ोर रह गए थे। तो ये हमने थोड़ा सा इनका जीवन परिचय जाना है, क्योंकि हर व्यक्ति के कर्म, उनके हर व्यक्ति के आगे के कर्म कैसे डिसाइड होते हैं, जब उनका बचपन कैसा होता है, ये काफ़ी हद तक डिसाइडेड रहता है। तो इनका बचपन काफ़ी अच्छे से रहा, काफ़ी अच्छा माहौल मिला, काफ़ी अच्छा एजुकेशन और काफ़ी अच्छी प्रेरणादायक इनकी ये गतिविधि रही थी। तो इनके अब कुछ महत्वपूर्ण विचारों को हम जानेंगे। ज़्यादातर जो एग्जाम में आते हैं
इनके राजनीतिक विचार। हाँ बिल्कुल, तो नेहरू जी के राजनीतिक विचारों को हम यहाँ पे जानते हैं। तो हम जानते हैं पहला इनका जो इनके विचारों में जो पहली जो विचारधाराओं से हम शुरुआत करते हैं, तो पहला पॉइंट हम लेते हैं इनके समाजवादी, यानी इन्होंने समाजवाद के बारे में क्या कहा या क्या सोचा, या समाजवाद के बारे में इनके क्या विचार थे। तो ध्यान रखेंगे क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में इनके विचारों से संबंधित प्रश्न आ सकता है। तो हम बात करें, नेहरू जी ने समाजवाद की अपनी जो विचारधारा जो दी वह समाज हित में दी थी। उन्होंने कुछ ऐसे आर्थिक सुधार की भी पहल की जिसके द्वारा एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सके। उन्होंने कहा, यानी नेहरू जी ने कहा कि स्वतंत्रता के अभाव में हम ये कहें कि अगर व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता भी मिल जाए तो व्यक्ति अगर परिपूर्ण नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो वो भी काम की नहीं रहती है। यानी हम बात करते हैं तो नेहरू जी ने कहा कि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में अगर लोगों के पास कमाने के साधन नहीं है, पर्याप्त रूप से उनका आर्थिक जीवन व्यवस्थित नहीं है, यानी आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मोल नहीं। नेहरू जी ने कहा था कि एक व्यक्ति अगर भूखा मर रहा है और उसे कहा जाए कि आपको वोट देने का अधिकार है, जाइए, तो व्यक्ति के लिए वोट देने का अधिकार कोई मायने नहीं रखता जब व्यक्ति भूखा है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि सबसे ज़रूरी है समाज को उन्नति की ओर ले जाना। समाज की उन्नति होगी तो सामाजिक और राजनीतिक या लोकतांत्रिक सिस्टम सही ढंग से चलेगा। इस तरह से एक स्थान पर उन्होंने कहा कि भारत की समस्या का समाधान केवल और केवल समाजवाद द्वारा ही संभव होना दिखता है। यानी हमने जो सोचा है, हमें जो चाहिए वह पॉसिबिलिटी है समाजवादी व्यवस्था का सिद्धांत अपनाते हुए। तो इसको आगे बढ़ते हम देखें तो समाजवादी विचारधारा पर चलते हुए नेहरू जी ने देश के नियोजित विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। किस तरह की अर्थव्यवस्था को? मिश्रित। ये आप ध्यान रखेंगे, एक अच्छे समाज के लिए नेहरू जी ने कहा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाना काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे हर एक व्यक्ति वर्ग को रोजगार मिल सकता है। पूंजीवादी व्यवस्था ही अपना ली तो जो कमज़ोर पिछड़े वर्ग है वे उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से मैनेजमेंट की जाए, यानी एक अच्छे समाज को बनाने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था काफ़ी हेल्पफुल होगी हमारे भारत के समाज के लिए। और इस तरह से आगे उन्होंने कहा कि भूमि सुधार द्वारा जमींदारों के शोषण में दबी हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। ये उनकी अभिलाषा और चेष्टा थी। तीव्र आर्थिक विकास के लिए उन्होंने औद्योगिक विकास की गति दी। उन्होंने कहा कि अगर हमें तीव्र आर्थिक विकास करना है तो औद्योगिक विकास की ओर ध्यान दें। और उनका उद्देश्य एक ऐसी आधुनिक ढांचे का निर्माण करना था जो बिना व्यक्ति एकाधिकार और पूंजी के केंद्रीकरण के अधिकतम उत्पादन और अधिकतम हित संभव हो सके और शहरी व ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उपयुक्त संतुलन बैठ सके। उन्होंने लोकतंत्रीय साधनों के माध्यम से नेहरू जी का लक्ष्य था एक समाजवाद की स्थापना करना। तो उन्होंने कहा लोकतंत्रीय साधनों के द्वारा हम समाजवाद को चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें लोकतंत्री साधनों को अपनाना चाहिए। ये इनके विचार थे समाजवाद के संदर्भ में। दूसरा देखते हैं महत्वपूर्ण, धर्मनिरपेक्ष संबंधी क्या विचार रहे। धर्मनिरपेक्षता के बारे में इनके क्या विचार थे, ये जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है। तो हम जानते हैं नेहरू जी ने धर्मनिरपेक्षता के प्रति निष्ठा प्रकट की है और कहा है कि धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका अर्थ धर्महीनता नहीं। धर्मनिरपेक्षता मतलब ये नहीं कि भारत का कोई धर्म ही नहीं या धर्म को नहीं अपनाता है, नहीं। नेहरू जी आगे कहते हैं कि इसका अर्थ है सभी धर्मों के प्रति समान आदर हो, सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर, और कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का अनुयायी क्यों न हो, सभी के प्रति समान व्यवहार किया जाएगा बिना किसी भेदभाव के।
सभी धर्मों को समानता मिलेगी। यही बात, यही विचार धर्मनिरपेक्षता के संबंध में नेहरू जी ने कहे। आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम अपने मस्तिष्क में अपनी संस्कृति के इस आदर्शमय पहलू को सदैव रूप से ध्यान रखें, जिसका आज के भारत में सबसे अधिक महत्व है। और धर्म के प्रति आगे कहा उन्होंने कि धर्म से उनका अर्थ है, यानी उन्होंने कहा कि धर्म का मतलब है सत्य। वो धर्म से समझते थे कि धर्म एक सत्य की राह पर चलने का एक पथ है, या एक सत्य को प्राप्ति का एक साधन की तरह है। तो अपने निष्ठापूर्वक सत्य की खोज करना, धर्म का मतलब है निष्ठापूर्वक सत्य की खोज करना, सत्य के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देना। अपने स्वस्थ रूप में धर्म असंख्य व्याकुल आत्माओं को शांति और सांत्वना देने वाली महान शक्ति है, ऐसा सोचना है धर्मनिरपेक्षता के बारे में नेहरू जी का। सत्य की खोज हो सके और सभी धर्मों में समानता, सभी धर्मों में क्या बनी रहे? समानता बनी रहे। नेक्स्ट बात करते हैं इनका और महत्वपूर्ण विचार और सबसे जरूरी जो एग्जाम में आ सकता है, लोकतंत्र संबंधी विचार। उनका लोकतंत्र के बारे में क्या सोचना था, यानी नेहरू जी के राजनीतिक विचारों के अंतर्गत ये विचार आते हैं। ये सभी विचार उनके राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावित हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। लोकतंत्र, नेहरू जी लोकतंत्र के बारे में क्या सोचते थे, हमें यही जानना है। तो ध्यान रखें, नेहरू जी शुरुआत से ही लोकतंत्र के पक्ष में विचार रखते थे और महान लोकतंत्रवादी थे। इस तरह से उन्होंने लोकतंत्र को केवल राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र को भी लोकतंत्र की परिधि में लाना चाहते थे, क्योंकि लोकतंत्र है वह काफ़ी व्यापक क्षेत्र है और वह एक देश के लिए काफ़ी सही शासन व्यवस्था का रूप हो सकता है। उनका कहना था कि सामाजिक अस्पृश्यता, आर्थिक असमानता से पूर्ण समाज कभी लोकतांत्रिक नहीं हो सकता, यानी जहाँ पे छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता, असमानता है, ऐसा समाज, ऐसा देश कभी लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। उनके लोकतंत्र संबंधी विचारों को हम अगर कुछ पॉइंटों में समेटें तो इस प्रकार होंगे कि हम बात करें नेहरू जी की, तो नेहरू जी ने लोकतंत्र की सफलता के लिए आत्म अनुशासन पर बल दिया। किस पर बल दिया? आत्म अनुशासन। दूसरा उन्होंने कहा कि हमें एक लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए शिक्षित होना पड़ेगा, यानी लोकतंत्र के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा को देखते हुए उन्होंने कहा कि हमें लोकतंत्र की सही से पालना करने के लिए हमें खुद ही अंदर से अनुशासन आना चाहिए और शिक्षित होना और शिक्षित करना जरूरी है एक सफल लोकतंत्र संचालन के लिए। नेक्स्ट, दूसरा उनका लोकतंत्र संबंधी महत्वपूर्ण बात को अगर गौर करें तो नेहरू जी लोकतंत्र को रूढ़िवादिता में नहीं रखना चाहते थे। रूढ़िवादिता है वह एक तरह से लोकतंत्र के लिए घातक होती है। वह लोकतंत्र को गतिशील मानते थे, यानी लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें परिवर्तन होता है। तो ये उनके विचारों में लोकतंत्र एक गतिशील विचारधारा है। समझ में आया? उन्होंने कहा कि लोकतंत्र ये कि समय दर समय परिवर्तन होता है तो उसमें बदलाव होना चाहिए। हम पुराने रीति रिवाज को लेकर नहीं बैठ सकते, रूढ़िवादी नहीं हो सकते। लोकतंत्र सबके हित को लेकर चलता है। तो जिस तरह से बदलते लोग और समय परिस्थितियां बदलती है, लोकतंत्र अपने आप में बदलाव करेगा, यानी लोकतंत्र संबंधी विचारधारा है वो गतिशील होती है, तभी फलदायक होती है। तीसरा इनका विचार देखे लोकतंत्र के समझ में, तो नेहरू जी संसदीय सरकार मनवाने के संवैधानिक पक्षधर थे, यानी वो कहते थे नेहरू जी कि संविधान के अनुसार ही संसदीय सरकार का कार्य होना चाहिए। यानी उन्होंने कहा एक संसद होना जरूरी है,
लेकिन संसद किस अकॉर्डिंग कार्य करेगी या अपनी शासन व्यवस्था को चलाएगी, तो यहाँ पे कहा गया है संविधान के अकॉर्डिंग ही, यानी संवैधानिक प्रावधानों के अकॉर्डिंग एक संसद अपने कार्यों, एक सरकार अपने कार्यों का निर्वाह कर सकती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और लास्ट में कहा कि लोकतंत्र एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसके द्वारा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हो सकती है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण एवं हित संभव है। तो ये ध्यान रखेंगे, लोकतंत्र नेहरू जी के अकॉर्डिंग अल्पसंख्यकों को काफ़ी सुविधा, अवसर और समानता, या कह सकते हैं उनके हितों को संरक्षण करने के योग्य हैं। इस तरह से इनके लोकतंत्र संबंधी विचार हैं जो आपके सामने यहाँ पे मैंने प्रेजेंट किए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेहरू जी के राष्ट्रवाद संबंधी क्या विचार है, क्योंकि ज़्यादातर लोकतंत्र संबंधी विचार याद है, लेकिन आपको पता ये होना चाहिए कि नेहरू जी राष्ट्रवाद के बारे में क्या सोचते थे, उनकी राष्ट्रवाद के बारे में क्या विचार थे। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण विचार, राष्ट्रवादी संबंधी। आप जान गए होंगे राष्ट्रवाद संबंधी जो महत्वपूर्ण विचार हैं उनके बारे में, यानी एक देश के प्रति श्रद्धा भाव राष्ट्रवाद को अभिव्यक्त करता है। तो नेहरू जी ने भी यही कहा है। पंडित नेहरू ने कहा कि राष्ट्रवाद को एक भावनात्मक वस्तु के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रवाद वास्तव में प्रगतिशील प्रथाओं व अनुभवों की सामूहिक स्मृति है और राष्ट्रवाद की भावनाएं पहले के युग की तुलना में अधिक शक्तिशाली। जब जब देश में संकट उपस्थित हुए हैं, राष्ट्रवाद ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया है। तो राष्ट्रवाद अगर देखें नेहरू जी की नज़रों में, तो ये एक भावनात्मक पहलू है। क्या है? भावनात्मक पहलू है जो संकट काल में देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और महत्वपूर्ण विचार। तो नेहरू जी के जो महत्वपूर्ण विचारों में हैं वो है कि नेहरू जी और अंतर्राष्ट्रीयवाद के बारे में क्या सोचते थे। नेहरू जी अंतर्राष्ट्रीयवाद के बारे में क्या सोचते थे, तो ध्यान रखेंगे नेहरू जी महान अंतर्राष्ट्रीयवादी थे। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व एवं विश्व राज्य के आदर्श में विश्वास करते थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्शों में उसका दृढ़ संकल्प था या विश्वास था। भारत के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति विदेशी नीति का सबसे बड़ा योगदान है उनका। अंतर्राष्ट्रीयवाद में उन्होंने शांति और सद्भाव की नीति अपनाई और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों को सराहनीय बताया, उनमें उनका विश्वास प्रकट करके बताया। पंचशील सिद्धांत, जैसे आप सबको पता होगा पंचशील सिद्धांत के बारे में, जो पंचशील सिद्धांत है वह नेहरू जी की ही उपज है। तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीयता के क्षेत्र में पंचशील सिद्धांतों के सुधार या उसके प्रसार में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो उनके एक तो गुटनिरपेक्षता, पंचशील सिद्धांत में गहरी आस्था थी। उन्होंने भारत के लिए दो महत्वपूर्ण कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीयवाद के तौर पे दो शब्द छोड़े गए जो एक दिशा, एक विचार, एक गाइडलाइन तय करते हैं। और बात करें तो भारत की शांति प्रियता के वो हिमायती थे, भारत को शांति प्रिय देश बनाने के हिमायती थे। तो अंतर्राष्ट्रीयता के क्षेत्र में सद्भाव, सहयोग और शांतिपूर्ण नीति का भी समर्थन करते थे। नेक्स्ट अंततः बात करें तो हम अगर फाइनली देखें कि नेहरू जी के युद्ध और शांति संबंधी विचारों को अगर देखें, युद्ध और शांति संबंधी विचार कि भाई जब युद्ध की नौबत आए तो क्या किया जाए, या उनके शांति और युद्ध संबंधी क्या विचार थे।
तो आपको ध्यान रखना है नेहरू जी के जो ये विचार हैं, आपके एग्जाम में कोई सा भी प्रश्न आ सकता है। तो हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्व शांति के अनवरत प्रयासरत रहे। उन्होंने विश्व शांति के लिए काफ़ी हद तक प्रयास भी किए हैं। उनके विश्व शांति के लिए प्रयास काफ़ी सराहनीय भी रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय तनाव को दूर करने, विश्व शांति की स्थापना में योग देने के लिए उन्होंने गुटों से अलग रहने की विदेश नीति अपनाई। उन्होंने कहा कि हम अगर गुटबाजी करेंगे, एक और दो गुट यानी आपस में गुटबाजी होगी, जैसे शीत युद्ध चल रहा था, तो हम भी अगर किसी गुट के साथ मिल जाते तो ये विश्व युद्ध की तरफ यानी तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा था। उन्होंने कहा हमें गुटबाजी न रहकर एक अलग सैनिक गुटों से अलग रहकर गुट निरपेक्ष नीति का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से ये युद्ध को कभी भी प्रीफेयर नहीं करते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि विभिन्न देशों के मध्य होने वाले विवादों का हल मध्यस्थता तथा पंच निर्णय के द्वारा हो सकता है। यानी मध्यस्थता करें, मिल बांट कर उसकी समस्या का समाधान करें। युद्ध का परिणाम नकारात्मक होता है और युद्ध का परिणाम कभी भी सही नहीं हो सकता। युद्ध से किसी समस्या का हल संभव नहीं है। उन्होंने युद्ध से चाहे कितनी घृणा हो, परंतु वे आवश्यक पड़ने पर युद्ध के लिए तैयार जरूर थे। यानी लगभग के कंडीशन खराब हो जाए तब जाके बात अलग है, लेकिन जहाँ तक संभव हो, सब्र हो, तब तक युद्ध को वे जरूरी नहीं मानते थे, क्योंकि युद्ध कभी भी सही नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि युद्ध नहीं करवाएं या युद्ध के प्रति वे नहीं सोचते थे, लेकिन जरूरत पड़े तब युद्ध करना भी जरूरी होता है, क्योंकि ये देश है और देश की सुरक्षा को लेकर जब संकट हो तो युद्ध भी जरूरी हो जाता है। तो मैंने आपको बताया बहुत ही महत्वपूर्ण नेहरू जी के विचार। अब आते कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन सारांश रूप में देखें तो विचारात्मक दृष्टि से नेहरू जी के सिद्धांत और व्यवहार में जो भी कमियां या कमजोरियां रही, लेकिन उन्होंने नई पीढ़ी को एक प्रगतिशील वैज्ञानिक दिशा प्रदान की। उनके विचारों से काफ़ी लोग आज भी लाभान्वित होते हैं, उनको वो प्रेरणा स्रोत मानते हैं और काफ़ी हद तक इनके विचारों से आज दिशा प्रदान होती है। इस तरह से वे समन्वयवादी थे। उन्होंने गांधी और मार्क्स के श्रेष्ठ सिद्धांत व मूल्यों को मिलाकर नवीन भारत के निर्माण का प्रयास किया। आपको पता होगा उनका प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, बहुत ही ज़बरदस्त उनकी ओजस्वी भाषण है। जब भारत की आज़ादी के बाद पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया था, तब उन्होंने अपने भाषण में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द कहे थे और भाषण का टाइटल था ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा प्रदान की। उन्होंने स्वयं अपने विषय में कहा, ये बहुत जरूरी सुने, उन्होंने स्वयं अपने विषय में कहा था कि यदि कोई व्यक्ति मेरे संबंध में सोचना पसंद करे, कोई व्यक्ति मेरे संबंध में अगर सोचना पसंद करे तो मैं उससे यही कहूँगा कि वो जो व्यक्ति, ऐसा जो व्यक्ति जिसने अपने संपूर्ण मन और मस्तिष्क से भारत को अपना लिया है, इसके बदले वे भारतीय जनता से भी अपना प्रेम, अपार प्रेम प्रदान करते थे। यानी एक व्यक्ति अगर नेहरू जी के बारे में समझना चाहता है तो इसका मतलब उसने तन और मन से भारत की शासन व्यवस्था को अपना लिया है, समझ लिया है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रतिभाशाली प्रमुख व्यक्तित्व और उनके विचार हैं जो हमने प्रेजेंट किए यहाँ पे। अब आपके एग्जाम में क्या आता है वो आपको इसके पढ़ने के बाद पता लग जाएगा। और अगर आपने ये लेसन अच्छे से पूरा समझ लिया है ना, तो आप अच्छे से आराम से इनसे आने वाले संबंधित प्रश्न को कर सकते हैं। अब आपको पॉलिटिकल BA सेकेंड ईयर से किसी भी प्रश्न से, यानी फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर किसी से संबंधित कोई डाउट है तो ज़रूर बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं या कॉलेज में मुझसे मिल सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। आपको पढ़ना है क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और एग्ज़ाम में पेपर काफ़ी शॉर्ट हो चुका है। तो इसको लेकर कैसे और कितनी तैयारी या रणनीति करनी है, तो उसके लिए मेरा पर्सनल जो यूट्यूब है वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।